अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, खुशामदीद। प्रोग्राम है वॉक योर टॉक और विलिंग वेज फेसबुक पेज पे हम आपका खैर मकदम करते हैं। वसीम मज़हर अली साहब कीबोर्ड पे जल तरंग बजा रहे थे। हमें ऐसा हुआ महसूस जैसे कहीं दूर जल तरंग बज उठे। और लाहौर में आज फिर हल्की हल्की बारिश हो रही है और वो जो बारिश जब मट्टी पे गिरती है तो उसकी जो सोंधी सोंधी खुशबू आती है वो हमें महसूस हो रही है। और उसमें इतना ज़बरदस्त आपने साज और आहंग का साथ दे दिया कि मज़ा आ गया। थैंक यू सर। तो ख़वातीन हज़रात, वसीम मज़हर अली साहब के लिए घर में बैठे हुए बहुत सी तालियां और थोड़ी सी दुआएं। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस नादिया शेख, जिन्होंने बड़ा ही अच्छा प्लेजेंट जो है जिस कलर का ड्रेस पहना हुआ है, दिस इज़ परफेक्ट फॉर दिस सीज़न, यानी ये जो बाहर का सीज़न है। और ख़वातीन हज़रात, सबसे बढ़कर ये कि वी आर लकी टू हैव अ गेस्ट इन आवर शो। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर एन वक्त पे मुझे डॉक्टर साहिबा का नाम भूल गया है, विच इज़ वेरी सैड, मगर लेट मी ट्राई एंड रिकॉल इट। नहीं, एक मिनट, ऑनेस्टली आई विल ट्राई एंड रिकॉल इट। डॉक्टर फरीहा रशीद नहीं, डॉक्टर फरीहा, दूसरा नाम आप इरफान। तो डॉक्टर फरीहा इरफान, आपके प्रोग्राम में आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। और डॉक्टर साहिबा से क्योंकि आज मेरी पहली मुलाकात है और आपको पता ही चल रहा होगा कि अभी मैंने पूरी तरह नाम भी नहीं याद किया, मगर अब याद हो गया है। डॉक्टर साहिबा, एक मज़े की बात आपको बताऊं कि जब हम किसी मुश्किल से दो चार हो के कोई काम करते हैं ना, तो उसके काफ़ी गहरे नकूश होते हैं। जैसे शर्मिंदगी तो मुझे ऑब्वियसली हो रही थी कि आपका नाम भूल गया हूँ मैं, मगर मैंने शर्मिंदगी को कवर करके फिर भी आपका नाम रिकॉल करने की कोशिश की, तो अब मुझे होपफुली लंबी देर तक याद रहेगा और अगर मुलाकात जारी रहेगी तो फिर तो पक्का ही याद हो जाएगा। डॉक्टर फरीहा इरफान जी बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर साहिबा से मुख्तसर सा तारुफ हुआ प्रोग्राम से पहले, और वो ये था कि डॉक्टर साहिबा पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है। ख़वातीन व हज़रात, हमारे मेडिकल के शोबे में अब का तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मगर जिस ज़माने में मैं MBBS कर रहा था उस दौर में चौथे साल में, हमारा जो चौथा साल होता था, 5 साल का MBBS होता था, चौथे साल में हमें प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ पढ़ाई जाती थी। और उसमें हमें बुनियादी तौर पे ये पढ़ाया जाता था कि किस तरह से बजाय बीमार होने के बाद हम हस्पताल जाएं, दवाइयाँ खाएं, गोलियाँ खाएं, ये सारे मामलात से पहले ही अगर हम हिफ्ज़े मा तक़द्दम के तौर पे प्रोफाइलैक्टिकली और प्रिवेंटिव तौर पे, यानी जैसे आपने एक जुमला कई मरतबा सुना होगा कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो ये कैसे हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें, फ़र्दन भी, मुआशरतन भी, और फिर उसके बाद हम कौन सी गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस अपनाएं और पूरी दुनिया और पूरा मुल्क और बर्रे आज़म और हमारी ये जो देहात की ज़िंदगी है और शहरों की ज़िंदगी है, वो सारी ऐसी बन जाए कि हम एहतियात का सहारा लेकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। और ये जो पब्लिक हेल्थ है, ज़ाहिर है उसका, ये जो पब्लिक है सब जानती है, मगर ये जो पब्लिक है बहुत कुछ नहीं भी जानती है, तो उनको अवेयरनेस देना, एक कैंपेन बनाना और उनको शऊर देना, इसकी एक बड़ी आला वाज़े मिसाल जो है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इससे पहले कि डॉक्टर फरीहा इरफान से बोलें, मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इदारा बराए सेहत, आलमी अदारा बराए सेहत, ये जो इसका काम है ना, ये तकरीबन पब्लिक हेल्थ की डोमेन का काम है। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं?
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पब्लिक हेल्थ का सबसे बड़ा जो गवर्निंग बॉडी है इस वक्त दुनिया में वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे पास जो ज़्यादातर जो गाइडेंस आती है और जो रिसर्च होती है वो WHO या उसके ज़ैली इदारों ही के थ्रू होती है जी। और दुनिया का बेहतरीन टैलेंट हायर करते हैं उन लोग और फिर उसी को यूज़ करके तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म, बड़ा एक जामे किस्म का एक हमें आउटलाइन देते हैं। इसमें एक इदारा और भी है, सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन USA, वो भी एक पब्लिक हेल्थ का एक बहुत मरकज़ी किरदार अदा करता है अक्रॉस द ग्लोब। सो ये दोनों इदारे बुनियादी तौर पे हमारे लिए, तमाम पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि हमने आगे किस तरह से अपनी पब्लिक के साथ पब्लिक हेल्थ का मैसेज निकालना है, गाइड करना है, हेल्प करना है, सो ऑन। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, एक ज़माने में 90s में मैंने भी CDC के लिए काम किया, सेंटर ऑफ डिज़ीज़ कंट्रोल, माशाल्लाह। और यहाँ पे पाकिस्तान में एक प्रोग्राम चल रहा था PHRC के ज़ेरे एहतमाम। अब वो मुझे थोड़ा भूल सा गया, पर बात पुरानी हो गई है। तो यहाँ पे शेख ज़ैद हॉस्पिटल में वो एक सर्वे हो रहा था, उसका नाम था नेशनल हेल्थ सर्वे ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। NHSP। अच्छा। और इस्लामाबाद में एक इदारा था जिसको CDC के इल्हाक से वो चल रहा था। तो आप ये बताइएगा कि आजकल आप किस इदारे के साथ हैं और आप आजकल क्या काम कर रहे हैं? मैंने रिसेंटली मुझे पंजाब पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट ने हायर किया है एज पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। उससे पहले मैंने शौकत खानम हॉस्पिटल में तकरीबन 1 साल काम किया है एज रिसर्च ऑफिसर, और इंटरवीनिंग टाइम में मैं इंडिपेंडेंट पब्लिक हेल्थ रिसर्चर के तौर पे काम करती रही हूँ, कंसल्टेंसी का काम किया है, और एडिशनली मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की, एनवायरमेंटल हेल्थ और हेल्थ पॉलिसी के डोमेन में। सो काफ़ी सारे काम करती हूँ। ज़बरदस्त। तो आप इंजॉय कर रही हैं अपना काम? पंजाब गवर्नमेंट के साथ जो मेरा काम है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, आपको मालूम है लॉकडाउन चल रहा है जी। तो ये बिल्कुल ही रीसेंट हायरिंग है। प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तकरीबन जनवरी में, लेकिन अभी हायरिंग अब कंप्लीट हुई है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम कुछ करने के काबिल होंगे। जी, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि इससे पहले जो PSPU का काम है वो काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग जिसको कहते हैं कि बहुत ही नई चीज़ों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पंजाब हेल्थ केयर में। हॉस्पिटल्स को स्टैंडर्ड्स दिए हैं, हॉस्पिटल्स को गाइडेंसेस दिए हैं, फिजिशियंस को, नर्सेस के लिए गाइडेंसेस बनाई हैं, जिसका मतलब ये है कि उन्हें पता हो कि उन्होंने क्या स्टैंडर्ड ऑफ केयर देना है अपने पेशेंट्स को। हम सबको मालूम है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को लोग ज़रा बुरी निगाह से देखते हैं, लेकिन अगर हम उनकी सर्विस को देखें तो हमें और ख़ास तौर से मैंने काम किया हुआ है, हम जब काम करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि वो कितनी बड़ी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दुनिया में कई इस तरह के बड़ी कम जगह हैं जो हमारे जैसे गरीब मुल्क में होने के बावजूद अपने आवाम को इतनी अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें, और उसको और बेहतर करने के लिए PSPU ने गाइडेंसेस बनाई थी। मेरा ख्याल है 2008 ऑनवर्ड्स WHO का भी आया था एक, और साथ में डेवोल्यूशन हो गई थी जब, तो हेल्थ केयर प्रोविंस के लेवल पे आ गई थी। तो पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत इसमें काम किया था, तो उसमें MSTS बनाने में PSPU का बहुत हाथ था जी। तो अच्छा, ये बताइए डॉक्टर फरीहा कि आपने यहाँ पे, आप पाकिस्तान में किस जगह से, यू वर बोर्न देयर एंड रेज्ड? आई वॉज बोर्न इन लाहौर। मैं ज़माना कबल मसीह में लाहौर में पैदा हुई थी। ठीक है। और तब यहाँ पे घोड़े बगियाँ चलती थी और ऊँट चलते थे, सड़कें नहीं थी, लाइट नहीं थी। तो That's a good one. लेकिन लगता ही तो नहीं है। बस यही तो डॉक्टर साहब कह रही हैं कि ये तो एक सीक्रेट है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि यू आर इन दिस अर्बन पार्ट या किसी गांव से आपका था? नहीं जी, हम लोग पक्के जो लाहौर के शहरी हैं वो हैं जिन्होंने कभी अनफॉर्चुनेटली गांव की शक्ल भी नहीं देखी। वो जो गांव की तस्वीर देख के खुश हो जाते थे कि जी वाह ये गांव है। तो नहीं, मगर आपको अपने कामकाज के सिलसिले में एज पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट
जाने का इत्तेफाक हुआ कोई काम? अनफॉर्चुनेटली नो, मेरा पब्लिक हेल्थ का एक्चुअली थोड़ा रीसेंट है काम, कुछ 3-4 साल का है। उससे पहले मैं क्लिनिशियन थी जो पेशेंट केयर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं। मेरा काम, मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया हुआ है तकरीबन 9 साल, प्राइवेट सेक्टर में 3-4 साल। तो मैं सर्जरी में मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की थी, एग्ज़ाम कभी नहीं दिया इसलिए पूरी सर्जन नहीं हूँ, लेकिन तकरीबन नीम सर्जन हूँ मैं। लेकिन ये कि सर्जरी करते करते मुझे ख्याल आया कि पब्लिक हेल्थ में कोई काम करने वाला नहीं है, तो मैंने कहा चलो हम करते हैं। तो आपके जो है वालिद साहब क्या करते थे? मेरे बाबा आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड हैं, और उसके बाद उन्होंने फिर आपने शायद नाम सुना हो वर्ल्ड कॉल का। हाँ ऑफ कोर्स। तो उन्होंने वर्ल्ड कॉल में काफ़ी अर्सा काम किया, और जो इसका केबल का ख़ास तौर से इंटरनेट वाला जो था उसके अंदर वो क्रिटिकल मैनेजमेंट का काम उनका था। अब वो रिटायर्ड हैं। अब वो डॉक्टर साहबा, आपको शायद जान के ये सेकंड टाइम, क्योंकि अब मैं ये जिक्र करने लगा तो थोड़ी सी शायद हैरत हो कि मैंने भी वर्ल्ड कॉल में काम। ओह वाह, सर आप कहाँ? वी आर कनेक्टेड। पहले आपने सीडीसी का जिक्र किया तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। वर्ल्ड कॉल में उनका एक प्रोजेक्ट था एडवर्टाइजिंग का, और उनकी जो एडवर्टाइजिंग थी उसमें काफ़ी सारे इश्तिहार हुआ करते थे, और सलमान तासीर साहब का ये यानी कि उनका इदारा था वर्ल्ड कॉल। बिल्कुल। और तो आप अपने अब्बा जी का नाम बताएं, शायद मुझे रिकॉल ही हो जाए। इरफान। इरफान। कर्नल इरफान। कर्नल इरफान हुई होगी मुलाकात। मैं उस ज़माने में इनके लिए सारे वॉइस ओवर्स जो थे ना वो मैं अरेंज किया करता था, खुद भी करता था और करवाता भी था। एनीवेज, ये तो एक जस्ट पासिंग रेफरेंस हो, कनेक्शन हो गया ना। हाँ, स्मॉल वर्ल्ड। हाँ, स्मॉल वर्ल्ड। और उस वक्त इनका गुलबर्ग में यू फोन के जहाँ पे अब दफ्तर है उसके बिल्कुल सामने इनका दफ्तर था। बिल्कुल। तो देखें ये याद आ गया। बिल्कुल। अच्छा, तो ये फरमाइएगा कि आपका स्कूल कौन सा था और कॉलेज कौन सा था? जैसे मैंने बताया अबू आर्मी में थे, तो हम लोगों ने मेरा तो पिंडी से स्कूलिंग स्टार्ट हुई, लाहौर में 2 क्लासेस पढ़ी, मुल्तान में 1 क्लास पढ़ी, भावलपुर में 1 क्लास पढ़ी। सो मुल्तान, भावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर में हम घूमते फिरते रहे हैं। मैट्रिक मैंने किया था कॉन्वेंट रावलपिंडी से। अच्छा, एंड देन एफएससी? एफएससी मैंने लाहौर से की थी, गैरिसन कॉलेज से। और फिर आप चली गई मेडिकल कॉलेज? जी बिल्कुल, फिर मैं किस मेडिकल कॉलेज? मैं जी आर्मी मेडिकल कॉलेज में गई थी। यूनिफॉर्म पहन के? पहनना पड़ता था, हम लोग नस्ट के स्टूडेंट्स थे, तो इस वजह से हम लोगों को बाद में उन्होंने कमीशन नहीं दिया, लेकिन ये कि उस 5 साल के अरसे में हम फौजी ही थे। ठीक है, that's good. Did you enjoy it? Or was it too tough on you? बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था क्या? आपका कैसा रिकॉल करती हैं आप वो टाइम? डिसिप्लिन इसलिए अजीब नहीं क्योंकि मिलिट्री हाउस होल्ड्स में ना एक अब्बा कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, तो उनकी घूरी काफ़ी होती है और आप बिहेव करने पर मजबूर होते हैं, और इर्द गिर्द के अंकल आंटियाँ आपकी शिकायतें लगाने के लिए तैयार होते हैं, तो आप बहुत अच्छे बच्चे बन के रहते हैं। हाँ, ये है कि मेडिकल और आर्मी ज़रा एक ऐसा ब्लेंड है जो चैलेंज हो जाता है कि जब आपने 2 घंटे आपको सजा के तौर पे फॉलन में खड़ा रखेंगे तो आप कहेंगे। ये जो लड़कियां स्टूडेंट होती हैं मेडिकल की, उनके साथ भी हो जाता है फॉलन वगैरह? तो हुआ जी, खड़ा रखना ज़रा शुगल तो चलता रहता है ना। अच्छा, इतना हो जाता है। अब आके पूछे कोई तो मेरा ख्याल बहुत मज़ा आया था, लेकिन अब आके एहसास होता है कि वो मज़े का टाइम था। उस टाइम कोई पूछता तो सिर्फ रोना होता था रात 9 बजे के बाद। चले आपको मैं आप भी तो नहीं तीसरी सिमिलैरिटी बताता हूँ। जी बताए। नहीं, मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज में ख़ुद नहीं पढ़ा हुआ, मगर आर्मी मेडिकल कॉलेज में एक तो मेरे जो खाला का बेटा था उसका बेटा डॉक्टर ताबिश। अच्छा। हाँ, वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। अच्छा, अभी अच्छा। तो यहाँ सर्विसेज हॉस्पिटल में काम करता है। वेरी नाइस, माशाल्लाह। डॉक्टर ताबिश रज़ा कुरैशी। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा ये कि जो प्रिवेंटिव मेडिसिन के वहाँ के
टीचर थे, आपसे पहले के हो सकते हैं, आपके सामने के हो सकते हैं, अब ये मैं नहीं बता सकता एग्जैक्टली उनका वो नाम बताने लगा। तो उसके जो प्रोफेसर थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे और वाइस प्रिंसिपल भी रहे आर्मी मेडिकल कॉलेज के, वो मेरे चाचा हैं। उनका नाम है मेजर जनरल अख्तर अली कुरैशी। अच्छा, अगर मुझे लगता है कि ये आपसे पहले के थे, क्योंकि आपसे रिकॉल नहीं हुआ ना? हाँ जी, हमारे पास थे ब्रिगेडियर वसीफ। अच्छा। और ब्रिगेडियर वसीफ जो हीरोज़ मेरे लिए कंसिडर होते हैं उनमें से थे। एक थैंकलेस जॉब करते थे बच्चों को, मतलब 4th ईयर में आपको पता है उस वक्त हम तो बहुत चीज़ें बने होते हैं जी, हम 4th ईयर में हैं, लेकिन देखा जाए कि 20-22 साल एज होती है, उस दौरान में आपको कोई इंस्पायर करे अच्छा काम करने पे और ऐसा काम करने पे जिसके लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स हों। ख़ुद भी वो काम उन्होंने सारी उम्र किया हो तो बड़ा आपको एक मिलता है, हौसला मिलता है कि हाँ ये काम हो सकता है। आपको अच्छी तरह पता होगा कम्युनिटी मेडिसिन एक खासा यतीम किस्म का सब्जेक्ट कंसिडर होता था MBBS में। बहुत सारे बच्चे इस वजह से पब्लिक हेल्थ में नहीं आते कि ये कूल नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली आपका जो सारा टैलेंट है जो पब्लिक हेल्थ में आना चाहिए वो सारे का सारा क्लिनिकल स्पेशलिटीज़ में चला जाता है जी। तो ब्रिगेडियर वसीफ वाज एन एक्सेप्शन इन दैट कि वो हमें अट्रैक्ट करता था इस चीज़ की तरफ बहुत अच्छे प्यार से। लवली। डॉक्टर साहब, हम मज़ीद बात भी करेंगे कि मेडिकल जब आपने ख़त्म किया फिर आपने अपनी कहाँ पे हाउस जॉब्स वगैरह की, मगर फ़िलहाल मैं मिस नादिया शेख से ये कहूँगा, आपने ब्रेक तो नहीं लेने का मूड बना लिया? हाँ, अभी नहीं, अभी तो नहीं, ऐसा कोई मूड नहीं बनाया ना? तो मिस नादिया जो है हमें क्या सुनाने वाली है? एक मुश्किल सा गाना मैंने चूज कर लिया। मुश्किल वाला है? ऐ दिले नादा। अच्छा, बस गा लूँ अब। बस ठीक है, अगर दिल्ली नादान जी नमाज पढ़ सकते। अच्छा, हम एक काम करते हैं ब्रेक कि हम एक ब्रेक लेते हैं, ठीक, और जो नमाज़ पढ़ना चाहेंगे वो नमाज मगरिब अदा करेंगे और फिर उसके बाद हम वापस आएंगे और जो है हमने जो गुनाह बख्शवाए होंगे उनको फिर करेंगे। हाँ, तो खुदा हज़रात एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। आज फिर भी कराया तुम? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।
घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है।
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। मध्यम सुरों में है। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। और ब्रेक पे हम गए और ब्रेक पे हमने यकीनन अच्छे काम किए और दुआ की अल्लाह ताला से। और जब हम पलट के आए तो दुनिया में वापस आ गए। तो दुनिया और माफिया में क्या क्या होता है वो चीज़ों पे, हर चीज़ पे नज़र होनी चाहिए। मिस आपसे मैं कुछ दरख्वास्त कर रहा था ब्रेक पे जाने से। आपने ब्रेक ले ली, मैं तो रेडी। आप रेडी हैं ना? जी, जी। बस जो आप करना चाहते थे वो तीर तफंग सब चला दें आप। हेलो, इसकी सेटिंग हुई है? देखें। हेलो। हेलो। ओके, डन। ए दिले नादां, ए दिले नादां, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। ए दिले नादां,
फिर ये धड़कन से चांसू क्या है, ऐ दिले नादां, ऐ दिले नादां, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। आरज़ुओं ने हर किसी दिल को दर्द बांटे हैं, कितने घायल हैं, कितने बिस्मिल हैं इस खुदाई में, तो क्या है, ऐ दिले नादां, ऐ दिले नादां, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है, जुस्तजू क्या है, जुस्तजू क्या है। नाइस जॉब, बड़ा मुश्किल Well गाना done. है। बहुत अच्छा निभा दिया आपने, बहुत अच्छा। और वसीम साहब ने भी बहुत अच्छा जो है ना इसमें जो कॉम्पोजिशन थी उसका इंसाफ किया। ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर से खुशामदीद प्रोग्राम में, और वॉक योर टॉक में आज हमारे साथ मेहमान हैं डॉक्टर फ़रीहा इरफान, जो कि एक्सपर्ट हैं इन पब्लिक हेल्थ। डॉक्टर साहिबा से बातचीत भी हो रही है और हम गाना भी सुन रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम यहाँ तक पहुँचे थे कि आपने आर्मी मेडिकल कॉलेज से MBBS कर लिया। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद आपने क्या किया? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी आपका कि इस दफ़ा आपने मेरा पूरा नाम याद रखा। वो पहली दफ़ा था डॉक्टर साहिबा, देखिए उससे 10 मिनट पहले तो मैं आपसे मिला था। देखें ऐसी गलतियां माफ़ तो इतनी जल्दी नहीं ना होती। चलिए, आप मजाक जो बरतरफ जुर्माना कहेंगे वो पूरा कर देंगे। अच्छा, ऐसा है कि MBBS करने के बाद मैंने मेयो हॉस्पिटल से हाउस जॉब की। उसके बाद मैंने कुछ अरसा प्राइवेट सेक्टर में काम किया। फिर मैंने आपने हाउस जॉब किस में, मेडिसिन में की, सर्जरी में या किसी और शोबे में? मैंने सर्जरी में और फिर कार्डियक सर्जरी में और फिर मेडिसिन में। अच्छा। मुझे सर्जरी पसंद बहुत थी और बस वो Was it tough when you were doing house job? हाउस जॉब की रूटीन टफ थी आपके लिए? सर्जरी की, हाँ जी बिल्कुल टफ़ थी। हम बहुत थोड़े हाउस ऑफिसर थे, हम 5 या 7 लोग थे, और मेयो हॉस्पिटल की इमरजेंसी और मेयो हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड्स अगर किसी ने देखे हों तो उसे मालूम हो कि वो क्या 70-80 पेशेंट्स एक वार्ड में होते हैं एनी गिवन डे जी, और 2 या 3 लोगों का बैच उसको देख रहा होता है जी। तो बस वो बहुत लंबे दिन थे, बहुत छोटी रातें थीं। अच्छा। वो 20-20 घंटे के दिन थे, उन जैसे दिन ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। इतने अच्छे दिन थे वो, अल्हम्दुलिल्लाह। ओह यस, ब्यूटीफुल। वो टाइम इतना सख्त था लेकिन इतना अच्छा था कि उसकी वजह से मैंने वहीं फ़ैसला कर लिया कि मैंने ये काम करना है ज़िंदगी में, सर्जरी का काम करना। कौन थे आपके उस्ताद, कौन थे? मेरे उस्ताद
क्या करें असातिज़ा। जी। सबसे पहले तो प्रोफेसर अब्दुल मजीद चौधरी थे जो हमारे डिपार्टमेंट हेड थे, LMDC के गालिबन प्रिंसिपल हैं अब वो। ख्वाजा अजीम साहब थे, वो एसोसिएट थे। डॉक्टर अब्रार अशरफ, वो आजकल मेयो हॉस्पिटल में ख़ुद प्रोफेसर हैं, तब वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे। इन 3 उस्तादों ने जो सिखाया आज तक काम आता है अल्हम्दुलिल्लाह। सो दीज वर माय क्या कहूँ इंस्पिरेशंस, यस इंस्पिरेशंस एज टीचर्स के इस तरह का हमें टीचर बनना है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने ये मेयो से काम ख़त्म किया एंड देन यू केम टू गवर्नमेंट जॉब? नहीं, फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर में कुछ अर्सा काम किया। मैंने USM में लीज दिए। अच्छा, USM में लीज दी? हाँ जी। अमेरिका जाने का इरादा था? तब था इरादा, फिर कुछ फैमिली सिचुएशन ऐसी हुई कि आई कुड नॉट परस्यू दैट ड्रीम। तो फिर पाकिस्तान में ही मैंने सर्जरी में फिर रेजिडेंसी स्टार्ट की मेयो हॉस्पिटल में। मेयो हॉस्पिटल में तो वो मैंने काम किया उधर, रेजिडेंसी कंप्लीट की एज वुमेन मेडिकल ऑफिसर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू काम किया। तो उसके बाद फिर मुझे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिल गया। अच्छा, अमेरिका चली गई? जी, फिर मैं अमेरिका चली गई। मैंने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ किया वहाँ से, फिर मैं वापस आई हूँ। तो सर्जरी कहाँ चली गई? बस वो ये अमेरिका वाले बड़े ख़राब हैं, उन्होंने हमारी एक सर्जन ख़राब कर दी। नहीं, देखें आपको इतना अच्छा पब्लिक हेल्थ का एक वो पैशन था, वो सारा इतना ज़बरदस्त, इतने 20-20 घंटों के दिन और वो छोटी छोटी रातें और उसमें एकदम फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का ज़बरदस्त झांसा और वो एक खींचने वाली चीज़। और अमेरिका कहाँ गई आप अमेरिका में? मैं जी मैसाचुसेट्स में गई थी। एमहर्स्ट एक छोटा सा गांव है वहाँ पे, उधर एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स, उनका फ्लैगशिप कैंपस है वहाँ पे। उधर गई थी मैं। 2 साल मैंने वहाँ पे पढ़ाई की और खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है। मेयो के दिन अच्छे थे कि मैसाचुसेट्स के दिन अच्छे थे? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों अच्छे थे। हर एक की अपनी एक खूबी है। सर्जरी का देखें, ऑनेस्टली बात यह है कि ठीक है सर्जरी यंग मैंस गेम, यंग वुमेंस गेम है। बहैसियत एक ख़ातून के बहुत एक्स्ट्रा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जो एक 22-23 साल के लड़की को शायद इतना आइडिया ना हो। बट एज़ यू ग्रो ओल्डर आपको एहसास होता है कि कुछ तो काम सख्त है और कुछ माहौल थोड़ा सख्त है। इस लिहाज से सख्त नहीं है कि काम करना पड़ता है, काम करने के लिए It's a man's world. नहीं, it's a man's world, yes. And they don't like it when a woman is there. And a woman like me जिसका हर चीज़ में ओपिनियन है और जिसने हर चीज़ में कहना है, गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रगड़ा तो खाना पड़ता है। वो और तरह का रगड़ा जो है ना, वो पॉलिटिकल रगड़ा है, वो बस की बात नहीं है, हर एक के बस की बात नहीं है। अच्छा, कैसा डिफरेंस क्या था? देखिए, अभी हम जो बात सारी कर रहे थे ख़वातीन हज़रात, अगर आप प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो तो डॉक्टर फरीहा इरफान जो हैं, शी इज़ एन आर्मी ब्रैट, और फिर वहाँ से करते करते मेडिकल कॉलेज, आर्मी मेडिकल कॉलेज की ट्रेनिंग, रिगरस, डिसिप्लिन्ड, और फिर मेयो अस्पताल सिविल सेक्टर में आ गया, और फिर अमेरिका। तो ये सारा जो एक ज़िंदगी आपको पिंग पोंग करा रही थी, ये कैसा एक्सपीरियंस था? इस तरह कभी सोचा ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फ़ौज की लाइफ आपको रूट्स नहीं कहीं बनाने देती। आप इतना मूव कर रहे होते हो और इतना फ्रेंड्स 1 साल के लिए होते हैं, 2 साल के लिए होते हैं, 2 साल बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है और आप कहीं और चले जाते हैं जी। लेकिन एट द सेम टाइम ये आपको इतना डाइवर्स एक्सपोजर देती है और आपको इतना वो एक नए लोगों से मिलना, एडजस्ट करना, अपनी पर्सनालिटी को मैं ये नहीं कहूँगी कि फ़ेक मुताबिक करना, लेकिन आपको पता चलता है कि आपने किस तरह लोगों के साथ चलना है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा कुछ जो था ये पब्लिक हेल्थ के लिए ही मुझे तैयार कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर आपको इतने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ बात करनी पड़ती है। जब आपने डोनर के पास जाना, डोनर एक बिलियनर है या एक मल्टी मिलियनर है, और जिस बंदे के लिए आपने बात करनी है उसके महीने की 3000 रनिंग नहीं है, और आपने उसकी बात सुन के उसकी ज़रूरत को समझ के आपने उसकी ज़रूरत को आगे पहुंचाना है,
बहुत दफ़ा आपने प्लानिंग ऐसे करनी, इंटरमीडिएट लैंग्वेज का इतना बैरियर है। तो मुझे तो सराइकी भी समझ आती है, पंजाबी भी समझ आती है, हिंद को भी समझ आती है, पंजाब के डायलेक्ट समझ आते हैं। मैं नहीं मानता, आप सराइकी में कोई जुमला बोल के बताएं फिर मुझे समझ आती है। मैंने बड़ा कैटेगोरिकली बोला है। देखिए सराइकी में जब मैं 5th में थी 6th में थी तब मैंने देखी सुनी। अब अगर मेरे साथ कोई बोले मुझे समझ आ जाएगी, ठीक है। मैं ये सराइकी बड़ी अच्छी बोलते अगर ये मेरे से कोई जुमला बोलेंगे मैं एटलीस्ट इन्हें बता दूंगी इन्होंने कहा क्या है। बताएं जी खान साहब। सर अभी तो मैं 3-4 माह से नहीं बोल रहा, कोरोना की वजह से मैं जरा छोड़ी हुई है। देखिए जरा, एक नेटिव बंदा 3-4 महीने बाद भूल जाए तो मेरा क्या कसूर है। अभी जरा माहौल सही हो जाए फिर मैं दोबारा से किसी दिन हम सराइकी पे करेंगे जरा। हाँ। ये सराइकी में मुझे गाने सुनाते थे, यार डैडी इश्क आतिश है। हाँ, मगर अब भी मियां मोहम्मद जुम्मन का। हाँ जी हाँ जी। एक वो उनका भी तो पठाने खान के भी तो सराइकी है ना। हाँ, और रेशमा के भी सराइकी हैं, सिंधी सराइकी थर वाला है ना डायलेक्ट। जी जी। चलिए अब फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ फिर? अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर साहिबा कि मैं जानना ये चाह रहा था कि अमेरिका में अमरीकी जो थे वो आपको वहाँ पे आप ये स्कार्फ करती थी? जी बिल्कुल, मैं स्कार्फ करती थी। तंग तो नहीं करते थे कि ये मुसलमान कहाँ से आ गए? ना, मैं बहुत लकी रही कि मैं जिस जगह पे गई वो इतनी लिबरल और क्या कहना चाहिए एम्ब्रेसिंग स्टेट थी, मैसाचुसेट्स कि वो जब आपको शायद याद हो जब मुस्लिम बैन और वो सारा चला था तो उन दिनों में, और ये रेफ्यूजीज़ के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब काफ़ी शोर मचा था इन जनरल तमाम ये 7 मुल्कों के ख़ास तौर से, तो हमारा जो टाउन था उसको सेंचुरी सिटी का मिला हुआ है स्टेटस। तो हमारा टाउन ओपन था कि वहाँ पे जो आएगा उसे सेंचुरी मिलेगी, उसे अमन मिलेगा, उसको वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उसको वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगी जी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अमेरिका के मतलब लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन हकीकत ये है कि ये वाला स्पेशली ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ ईस्ट वाला जी, बहुत ओपन माइंडेड, बहुत लविंग केयरिंग लोग हैं। सुबह के वक्त मैंने सड़क पर निकलना तो हर बंदे ने मुस्कुरा के गुड मॉर्निंग कर, हत्ता कि उनके कुत्ते भी खुशी खुशी आके मिलते थे। शुरू में आपकी सोच है कितना खौफ आता था कि एक बड़ा सारा जर्मन शेपर्ड या एक गोल्डन रिट्रीवर आपको हग करने की कोशिश कर रहा है और आप ओह खुदाया तो इतना एक एम्ब्रेसिंग और इतना वेलकमिंग उनका एटीट्यूड था कि कभी लगा ही नहीं कि बहैसियत मुसलमान मुझे कोई मैं किसी गलत जगह पे आ गई हूँ। क्या लर्न किया आपने वहाँ पे 2 साल में? मैंने तो जो लर्न किया उस पर तो मैं शायद किताबें लिख सकती हूँ। बहैसियत एक आम इंसान के सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी वो ये थी कि किताब को उसके कवर से मत जज करें, लोगों से बात करें, क्वेश्चन करें जजमेंट के लिए नहीं, क्वेश्चन करें समझने के लिए, सुने एक्टिवली। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ जाके सीखी और हमारे कल्चर में नहीं सिखाई जाती। काइंडनेस नहीं सिखाई जाती एज अ लाइफस्टाइल के जी आपने अगले बंदे को उसकी परेशानी को समझ के बात करनी है जी। यहाँ पर होता है कि किसी पे मुश्किल आई है तो आपको तो मेरे पर भी आई थी मैं तो ठीक हो गया था। वहाँ पर है कि वहाँ पर ये मैंने सीखा कि जब कोई मुश्किल में कोई होता था हो सकता है जिससे मैं बात कर रही हूँ वो मेरे से भी ज़्यादा मुश्किल में रहा हुआ, लेकिन बड़े कंपैशन के साथ सुनते थे बात। एम्पैथी है बहुत ज़्यादा थी। मैं स्पेशली जिस एरिया में मैं रहती थी वो तो बहुत ही नाइस लोग। एक मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताऊं जो कि आपके इस फोरम विलिंग वेज के साथ बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाती है जी। और वो ये है कि वहाँ पर हमें सिखाया गया जब हम नए गए टू आस्क फॉर हेल्प। ठीक। वो कहते थे कि मांगे मदद, डोंट बी शाय, डोंट कीप इट टू योरसेल्फ, मदद मांगे, यू नेवर नो कि आपकी कौन मदद कर दे। और मेंटल हेल्थ में ख़ास तौर से सबसे बड़ा जो इशू है वो स्टिग्मा का है कि लोग बात ही नहीं कर पाते। हमने इतना उसके ऊपर एक वो लगा दिया वो लेबल बुरा सा जी। तो हक है ये कि कोई भी अगर किसी को ज़रूरत है और आप उसकी मदद कर सकते हैं तो देयर शुड बी नो बैरियर बिटवीन द टू। तो वो यही था कि इतनी चीज़ें जो एज अ ह्यूमन बीइंग सीखी थी। मैं
changed me as a person completely. ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर फरिया, ये बताएं कि पब्लिक हेल्थ में मेंटल हेल्थ लोगों की उसका भी कोई अमल दखल है? और फिर मेंटल हेल्थ के साथ साथ, क्योंकि हम विलिंग वेज के फोरम से बात कर रहे हैं, तो एडिक्शन का प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स को आप एज ए पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट कैसे केटर करती हैं? इसमें जो देखें, जो कोर प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक हेल्थ है वो ये है कि हम फिज़िकल हेल्थ की बात नहीं कर रहे, हम वेलनेस की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि अगर हमने किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, पब्लिक हेल्थ यूजुअली एक स्टेट प्रोवाइडेड सर्विस होती है जी, क्योंकि ये एक बड़े स्टेक होल्डर ही प्रोवाइड कर सकता है जी। और जब भी अब हम हॉस्पिटल बना दें लेकिन हम मेंटल हेल्थ के लिए कोई सपोर्ट नहीं क्रिएट करते, हेल्पलाइंस नहीं बनाते, स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट्स हायर नहीं करते, लोगों को बताते नहीं है कि इन स्ट्रेसेस की वजह से पब्लिक हेल्थ, ये जो स्ट्रेस है हमारे इर्द गिर्द, ट्रैफिक है, रोड रेज है, छोटी छोटी चीज़ें जो हम डेली देखते हैं, सारे मेंटल हेल्थ के मैनिफेस्टेशंस है ना। तो ये सारे के सारे अल्टीमेटली ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के तौर पर या पब्लिक हेल्थ के बैकग्राउंड के साथ जब आप बात करते हैं किसी भी कम्युनिटी को डील करना है, तो आपने एक मुकम्मल होलिस्टिक अप्रोच करनी है, जिसका मतलब ये है कि अगर मैंने 50% रिसोर्सेज या 60% रिसोर्सेज मैंने फ़िज़िकल हेल्थ पे लगाए हैं, प्रिवेंशन पे लगाए हैं, तो वही फ़िज़िकल बीमारियों के, हार्ट अटैक है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, उतनी ही मुझे डिप्रेशन के लिए, स्ट्रेस के लिए, एंग्जाइटी के लिए, सब्सटेंस अब्यूज़ के लिए डेडिकेट करने पड़ेंगे, वरना एक चीज़ तो ठीक हो जाएगी, दूसरी चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो हम मुकम्मल इंसान में, तो हम चंद अज़ा का मुरक्कब नहीं है, हम एक जीते जागते एक डायनामिक बिल्कुल, दैट इज़ वेरी एप्ट वर्ड, कि हम एक मुकम्मल एक मशीन है जिसके अंदर इत्तफाकन एक दिमाग और एक उसके मसाइल भी चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम टाइमली आइडेंटिफाई कर लें और रोक लें तो शायद वो आगे जाके किसी बड़े मसले में ना कन्वर्ट हो। लेकिन अब आप देखें सब्सटेंस अब्यूज़ ही की जैसे हम बात कर लेते हैं कि सब्सटेंस अब्यूज़ मैनेज हमने टाइम पे नहीं किया और अल्टीमेटली वो फिज़िकल इलनेस एक बन जाती है। कितने सारे लोगों को HIV हो जाती है, हेपेटाइटिस B हो जाती है, C हो जाती है। इवन देन हेपेटाइटिस B, C और HIV का इलाज तो हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम ऑनेस्टली देखें तो अगर हमने सब्सटेंस अब्यूज़ को नहीं एड्रेस किया तो हमने इस मसले में 90% जो कॉज है वो तो हमने इग्नोर कर दिया। हाँ, उसको तो हमने देखा ही नहीं, तो हमने इतना एक, इसका मतलब है कि गैप एक क्रिएट कर दिया ना हमने। तो बहसे पब्लिक हेल्थ के यस, और बाहर से अगर आप पढ़ के हैं, मैं कोई वो नहीं कहती कि यहाँ पे कोई बहुत बुरा पढ़ाते हैं, लेकिन आपका एक आई ओपन होती है क्योंकि वहाँ पे सब्सटेंस अब्यूज़ और मेंटल इलनेस को इस तरह नहीं लिया जाता कि जैसे हम लोग लेते हैं। लेकिन वहाँ पे ये इश्यूज हैं भी तो ज़्यादा ना, अगर एवरेज देखा जाए, मतलब कंपैरेटिवली एशियंस की निस्बत वहाँ पे तो ज़्यादा है ना सब्सटेंस अब्यूज़। हमारा असल में मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है वो ये है कि हमारे पास नंबर्स नहीं हैं। अच्छा, वो सामने नहीं आते हैं, वरना अगर हम देखना शुरू करें नंबर्स को, अगर हम सही तरह से कैलकुलेट करना शुरू करें तो शायद हमारा जो डिजीज़ बर्डन ऑफ मेंटल इलनेस है वो बहुत ज़्यादा हो। आप देख लो ना, कोपिंग मैकेनिज्म कौन सिखाता है? घरों तक में हम आपस में बात करते करते लड़ना शुरू हो जाते हैं और एक बंदा उधर चला जाता है और एक उधर चला जाता है। शादियों पे सबसे बड़ा इशू क्या होता है? मनाना है। फूफी तो चलो है ही है, मनाना है। 10 रिलेटिव्स में से 5 रिलेटिव्स नाराज़ होते हैं। हाँ, तो वो आपने उन सबको मनाना है जाके, जब तक ये सारे अगर आप इसकी बैकग्राउंड में जाओ ना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आ जाता है ना। किसी की बात सुनना, हो सकता है कोई छोटी सी बात होती है, लेकिन हमें वो आता ही नहीं कि हम थोड़ा सा ठंडे हो के बात सुन लें, बर्दाश्त कर लें, जाने दें। तो वो ये सारे फिर एडअप होते जाते हैं, फिर ये नेगेटिव बिहेवियर्स में भी तब्दील होते हैं। वो तो खैर एक अलग ही है। अच्छा डॉक्टर फरीहा, ये बताइए कि पाकिस्तान के पब्लिक हेल्थ सेक्टर में बड़े मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है? डॉक्टर साहब, ये एक ऐसा सवाल है कि
बस मैं आपको क्या बताऊँ। देखें, बाहर से शुरू हो जाएं, आपका क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, आपकी एयर पोल्यूशन है, आपका पानी साफ़ नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं साफ़, आपके बच्चे स्टंटेड हैं, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन है, खुराक नहीं है। इमरान खान साहब सही कहते हैं कि बच्चे स्टंटेड ग्रोथ है उनकी? बिल्कुल सही है। ये तो बहुत डेंजरस हमारा जो आगे फ्यूचर आ रहा है, इट्स वेरी डेंजरस। क्यों है स्टंटेड ग्रोथ? क्या उनकी मैलन्यूट्रिशन है या क्या? ये बिल्कुल मैलन्यूट्रिशन है। बहुत सारी जगहों पे फूड, क्वालिटी फूड अवेलेबल नहीं है। जैसे हम पब्लिक हेल्थ में इसको कहते हैं फूड जस्टिस, फूड इनसिक्योरिटी, फूड आइलैंड्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं। न्यूट्रिशन का पता नहीं है, लोग न्यूट्रिशन के सोर्सेज के लिए जिन चीज़ों की कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है ज़्यादा हमारी, प्रोटीन बेस्ड नहीं है। छोटे बच्चों को अंडा खिलाने की, गोश्त खिलाने की अफोर्डेबिलिटी तो छोड़ दें, अफोर्डेबिलिटी हो भी तब भी ये नहीं हमें पता कि हमने अंडा गोश्त देना है बच्चे को। फिर हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, ख़ासतौर से शहरों में। सोडा बच्चे पीते हैं, मीठी चीज़ें जो चीनी वाइट शुगर वाली चीज़ें वो लेते हैं, उससे वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। तो जो हेल्दी डाइट है उसकी तरफ जाते नहीं हैं और लाइफस्टाइल बिजी होता जा रहा है। दोनों पेरेंट्स को काम करना पड़ रहा है। सो वो जो फोकस था पहले, मैटरनल फोकस एटलीस्ट, वो नहीं रहा। अब जल्दी होती है बच्चे, वो बिल्कुल पार्क्स ख़त्म हो गए हैं। बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। आप लाहौर का अगर गूगल मैप पे देखें, वो गूगल अर्थ पे देखें, तो आपको ग्रीन एरियाज बहुत ही कम नज़र आएंगे। लेकिन अगर जो पार्क्स हैं भी ना, वो भी खाली हैं, वहाँ पे भी नहीं लोग जाते। आपके पार्क्स की सेफ्टी भी एक इशू है। हम लोग थोड़े लकी रहे, हम लोग कैंट्स में रहे, तो ये था कि सड़कों पे भागते फिरना और हर एक का घर अपना घर होता था। क्योंकि मैंने बताया ना, हर आंटी अंकल का काम था शिकायत लगाना, तो हर आंटी अंकल का घर भी फिर अपना ही घर था ना। लेकिन ये कि इस तरह के रेजिडेंशियल एरियाज़ अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक इदारे, 2-3 इदारे रेलवे के पास होंगे, फेडरल इदारों के पास हैं, आम पब्लिक के लिए नहीं है। और आप अगर इसको देखो कि अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है तमाम। अगर आपके सारे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स शहरों में हैं, स्कूल्स अच्छे शहरों में हैं, अच्छे डॉक्टर्स शहरों में हैं, तो फिर लोग गांव से उठ के इधर आ जाएंगे। और गांव में ऐसा हो रहा है। आपकी जो अब लाहौर में इस वक्त देखो ना, अब आप पंजाब की टोटल आबादी अगर 11 करोड़ है तो 10% लाहौर में है। जब ईद वगैरह होती है, जब कोई इस तरह त्यौहार होता है तो खाली जाते हैं ना। आजकल नहीं खाली हुआ हुआ लाहौर, वो लोग चले जाते हैं। वो लोग नहीं कहते मतलब जो गाँव से आए, हाँ नहीं, दूसरे शहरों से जो लोग आए हैं, रोज़गार की तलाश में आए हैं। अब डिसेंट्रलाइज, हम जब पब्लिक हेल्थ की बातें करते हैं तो अब पब्लिक हेल्थ इतना ब्रॉड हो गया हुआ है। हम इकोनॉमिक्स की भी बात करते हैं, हम डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात करते हैं, हम मेडिकल प्रिवेंशन की भी बात करते हैं, हम न्यूट्रिशन की भी बात करते हैं, हम क्लाइमेट की भी बात करते हैं, हम एग्री वर्कर जो हमारा एग्रीकल्चरल वर्कर है, हम उसकी सेहत की भी बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल वर्कर इस वक्त सबसे ज़्यादा पोरली एक्सपोज टू सनलाइट है। गर्मी है, उसने फसलें बोनी हैं, उसने काटनी है, उसने 12 घंटे उस सनलाइट में रहना है। डॉक्टर साहब, मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा जी जिसमें लोग गंदम काट रहे हैं और पेडेस्टल फैन लगे हुए हैं, और पेडेस्टल फैन रन पता है किस चीज़ पे कर रहे हैं जी? वो जो होती है ना सनलाइट से जो चलती है, सोलर एनर्जी, उस पे रन कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की बात है। दैट्स वेरी नाइस। लेकिन अब इसमें अब आप देखें अगर कि हार्वेस्टर अगर हो तो आपका कितना मैन पावर का एक्सपोजर बच जाता है। वो हार्वेस्टर वाली भी काफ़ी कल्चर आ गया है, जिनके पास बड़ी लैंड ओनरशिप है, वो हार्वेस्टर खरीद लेते हैं, वो फिर एक तरफ से शुरू होता है और वो दूसरी तरफ तक जाता है। लेकिन जो अब जैसे फ़ैन भी है ना, वो आपकी डिहाइड्रेशन को नहीं करेक्ट करेगा, ठीक है, एग्जॉस्शन को नहीं करेक्ट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को नहीं करेक्ट करेगा, जो सांस के रास्ते अंदर जा रहा है वो जो भूसा और वो सारा, उसको नहीं करेक्ट करेगा। कॉटन के ख़ास तौर से, और एक कॉटन वाले और एक ये जो माइनर्स हैं, माइंस में काम करते हैं, इनके लंग्स कभी मतलब हिस्टोरिकली यूज़ होते हैं कि इनके लंग्स जो है ना वो काले हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना सांस के रास्ते इतना ज़्यादा उनका वो टॉक्सिन्स, वो जो फाइबर जा रहा होता है, एक फाइबर जा रहा है कॉटन वाला,
और दूसरा जा रहा है कोल में, कोल का, तो कोल माइनिंग है या कोई भी माइनिंग है। कार्बन। अब आजकल जैसे अब ये N95 मास्क इतना ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो मास्क हम लगाते हैं, ये वाले मास्क इनके पास होने चाहिए, इनके पास रीब्रीदर मास्क होने चाहिए। लेकिन एक 3-4 चीज़ें अगर आप देखें इकट्ठी, कि इनको बताएगा कौन, प्रोवाइड कौन करेगा और क्यों करेगा, मतलब दे आर जस्ट पुअर पीपल, तो हम क्या मतलब। और फिर वो उसको फॉलो भी करेंगे कि नहीं? भाई उनकी, अच्छा ये चीज़ हमने ना, ये चीज़ हमें अमेरिका में सिखाई, क्योंकि हमारे मुल्क में है ये एक कि फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन जब तक हम आसानी नहीं पैदा करेंगे तब तक हम नहीं जान सकते कि ये बंदा करेगा कि नहीं करेगा। क्या अगर अवेयरनेस दी जाए तो शायद वो कर ही लें। अवेयरनेस भी दें और एक्सेसिबिलिटी भी दें। अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, एंड देन इट शुड नॉट बी लेफ्ट इन लिम्बो। यानी कोई अगर काम शुरू किया है तो उसको तब तक करते रहें जब तक कि वो तरवीज ना पा जाए, जब तक कि वो सेकंड नेचर ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल बेहतरीन आपने कहा है। ये एक्सेस, एक्विटी एंड अवेलेबिलिटी, ये वाली चीज़ें हेल्थ केयर के मामले में हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। हम नाराज़ होते थे एज यंग डॉक्टर्स के, जी पेशेंट इतनी देर से आते हैं, सारा मसला बिगाड़ के आते हैं। लेकिन हमने कभी ये कल्चर को तरवीज ही नहीं दिया कि जब कोई मसला हो तो टाइमली आएँ। अच्छे लोग हद तक समझते हैं टाइमली डॉक्टर के पास जाना, शेम भी है और थोड़ी सी ईगो भी आ जाती है कि लो ज़रा मैं इस मसले के लिए। अब चेंज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ वेरी गुड ट्रेंड के लोग चेंज हो रहे हैं। अभी भी आप अगर कोरोना वाला देखो तो इस वक्त कुछ लोग हैं जो हर 10 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए हाथ धोने को तैयार हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त शदीद नाराज़ हैं, और मेरे से कोई नाराज़ नहीं होगा मस्जिद वाले मामले पे। मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, लेकिन मस्जिद खोलना बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर किसी को कोरोना वायरस खुदा न ख्वास्ता है और वह सिम्टोमेटिक नहीं है, वो अपने साथ और लोगों को लगा सकता है। तरावी में इकट्ठे बैठते हैं लोग, नमाज में जमात में, चाहे आप 6 फुट के भी फासले पे। मैं अगर यहाँ छींकती हूँ ना तो ये पूरे स्टूडियो को मेरे जर्म्स पहुँचेंगे। तो मस्जिद तो और ही कंजेस्टेड है, वेंटिलेटेड नहीं है। इट डज़ नॉट मीन कि आप मस्जिद नहीं जा रहे लेकिन आप ग्रोसरी करने के लिए दिन में 10 दफ़ा जा रहे हैं। वो हर पब्लिक प्लेस को इस वक्त अवॉइड करने की ज़रूरत है, लेकिन आप बिहेवियर देखो तो बड़ा वेरीड है। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल केयर नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। वी नीड मोर पीपल हु केयर मोर। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, ये हम यहाँ तक पहुँचे कि आपने पब्लिक हेल्थ के मुतालिक काफ़ी अवेयरनेस भी दी, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसी बात जो बीइंग अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट आप हमारे नाजरीन को कहना चाहें? आजकल मैं एक देख रही हूँ ट्रेंड, और वो मैंने थोड़ी सी बात पहले भी की थी, और वो ये है कि हम लोग एक दूसरे का ख्याल ज़रा कम रखते हैं। पब्लिक हेल्थ, मुझे पता है जहन में आता होगा कि मैं हाथ धोऊँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, लेकिन जो मेरे से पूछे तो इस वक्त काइंडनेस से बड़ा कोई पब्लिक हेल्थ का कोई अच्छा ज़रिया नहीं है, तरीका नहीं है। क्योंकि अगर मेरे जहन में दूसरे के लिए काइंडनेस होगी तो मैं अपने हाथ भी धोऊँगी, मैं मास्क भी पहनूँगी, मैं पब्लिक प्लेस जाने को भी अवॉइड करूँगी, क्योंकि फिर मैं दूसरे का सोच रही हूँ। मैं सेल्फिश हुए बगैर, ख़ुद गर्जी का मुजाहरा किए बगैर, अपनी जन्नत का सोचने की बजाय दूसरे की ज़िंदगी का सोचूं, जो कि हमारा ज़्यादा एक ज़रूरी फ़र्ज़ है कि हम दूसरे की ज़िंदगी की भी हिफाजत करें। अपना ख्याल रखना ज़रूरी है और साथ में दूसरों का भी। मेरा तो यही ख्याल है कि हम पब्लिक हेल्थ के तमाम अनासर को हैंडल कर सकते हैं अगर हम थोड़े से काइंड हो जाएं, थोड़े से सेल्फिशनेस को कम कर लें। और इन दोनों चीज़ों में कोई ख़ास खर्चा भी मेरे ख्याल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, खुशी होती है। आपको क्या लगता है हमारा जो रिस्पॉन्स है अक्रॉस द बोर्ड, नॉट सीइंग गवर्नमेंट, और इस बात में नहीं मैं पढ़ रहा, मैं अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान में जो रिस्पॉन्स था कोरोना के लिए, was it all right or was there a room for improvement? कम्युनिटी का रिस्पॉन्स जानना चाह रहे हैं या कम्युनिटी का, या जो
हमारे जो डिसिप्लिन कर सकते थे, जो किसी तरफ हमें लगा सकते थे, कोई लॉ ऐसा पास कर सकते थे? मुझे जो समझ आई है वो ये है कि कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस तो बहुत अच्छा रिस्पांस दिया गया है। कैपेसिटी बिल्ड की गई है बहुत स्पीड के साथ हॉस्पिटल केयर की, और लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इन्फॉर्म किया गया है। ताहम हमेशा एक मुकम्मल पिक्चर अगर हमने लेनी है तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त हम लैक करें टेस्टिंग में। जो टेक्निकल साइड ऑफ पब्लिक हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि हमें टेस्ट ज़्यादा करने की ज़रूरत है, और जब तक हमारे टेस्ट ज़्यादा नहीं होते तो लोगों के ऊपर लॉकडाउन का सख्ती करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि विदाउट टेस्टिंग लॉकडाउन हम ख़त्म नहीं कर सकते। सो वी आर डूइंग गुड। अभी तक अगर हम इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स से अपने आप को कंपेयर करें तो हम लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे नंबर्स अच्छे जा रहे हैं। बट अगर हम लॉकडाउन को अभी लाइट लेना शुरू कर दें, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेकेंड वेव और थर्ड वेव आएगी, एंड विद इन वीक्स ऑफ लिफ्टिंग लॉकडाउन या कम करने की सूरत में बैकलैश आ सकता है। जी, ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि ये स्पेशली अब मंडे ट्यूसडे से जब रमज़ान शुरू होना है, तरावी शुरू होनी है और लोग मस्जिदों में जाएंगे, तो अगर वो ख्याल नहीं करते तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सेकंड वेव हमारी मई फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ मई तक हमारे पास सेकंड वेव आनी शुरू हो जाए। चलिए, ये जनाब डॉक्टर फरीहा इरफान, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, ये बता रही थी। एक स्पेशलिस्ट की ये राय है, तो आप इसको गौर से सुनिएगा। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। गुड टू टॉक टू यू। सेम हियर। और ख़वातीन हज़रात, अभी हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम पे पहुंच रहे हैं, और हमारे साथ जो छोटे खान साहब हैं, जो कि अब तकरीबन दरमियाने खान साहब हो चुके हैं और होते होते बड़े खान साहब बन जाएंगे। ऐसे ही होता है आहिस्ता आहिस्ता। और बहुत खूबसूरत गाना गा रहे वाले आज। ये बहुत खूबसूरत गाना गाया। अच्छा, गज़ल है। अच्छा, गज़ल मेरी फेवरेट। तो शहनशाह गज़ल जो थे, उनकी गज़ल तो नहीं है, तो फिर आपको काफ़ी यानी एक बड़े खान बनना पड़ेगा। कोशिश करेंगे। तो ख़वातीन हज़रात, जब भी कोई इंसान काम करता है छोटे पैमाने से शुरू करता है, मगर कोई शख्स अगर समंदर के सामने खड़ा हो या दरिया के सामने खड़ा हो तो फिर उसको अपने साथ बड़ा सा पैमाना लेके जाना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े दरिया के सामने अगर आप ग्लास लेके खड़े हुए हैं तो फिर ये कम है। सो यू शुड हैव सम टैंकर्स। दुनिया में भी, ज़िंदगी में भी, इट्स एन ओपन चैलेंज फॉर एवरीवन। चैलेंजेस, मुश्किलात भी आती हैं, और अल्लाह ताला ने आपको ताकत भी दी है, समझ भी दी है, और इश्तराकियत से, यानी कि मिल बांट के, मिल के सब, वी कैन ओवरकम ऑल द हर्डल्स एंड ऑल द प्रॉब्लम्स। बट फॉर दैट वी हैव टू हैव अ कंसेंसस एंड वी हैव टू फॉलो अ लीड। अगर हर कोई अपनी मर्ज़ी करना शुरू कर दे तो फिर हम बट जाएंगे, हम बिखर जाएंगे। तो हमें एक कोहेरेंट और सही लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए, ताकि दुनिया और आखिरत में हमारी बेहतरी हो। दुनिया में बेहतरी लाने के लिए रोज़मर्रा जब हम हर लम्हा अच्छे तरीके से गुजारेंगे, हमारे पास एक सही विज़न होगा और एक पर्पस होगा, तो फिर हम रोज़ाना सही दिन गुजारेंगे, सही वक्त गुजारेंगे, और उसकी जो आउटकम होगी वो एट द एंड ऑफ योर लाइफ एंड बियॉन्ड दिस लाइफ। Because somebody was telling me that humans, we all are immortals. ये सिर्फ जिस्म है जो फ़ानी है, उसके बाद रूह जो है उसने चलते रहना है। तो उसके लिए जो भी हम काश्त कर सकते हैं, जो बो सकते हैं, वो आज का दिन है, और आज के दिन में सही डायरेक्शन है, ताकि दायां हाथ हो या बायां हाथ हो, हम ये जान लें कि रिज़ल्ट किस हाथ में होगा। जस्ट अ थाट, जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और जाते हुए वसीम मज़हर से हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कोई अच्छा सा गाना, गज़ल, कलाम सुनाएं।
मेरी तरफ से बहुत अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। ज़माने भर के गम ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले ये कम न होंगे। दिलों की उलझने, दिलों की उलझने बढ़ती रहेगी, दिलों की उलझने बढ़ती रहेगी, अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे, अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे, तेरी महफिल तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे।
अगर तुम इत्तफाकन अगर तुम इत्तफाकन मिल भी जाए, अगर तुम इत्तफाकन मिल भी जाए, तेरी फुरकत के सदमे कम न होंगे, तेरी फुरकत के सदमे कम न होंगे, तेरी महफिल तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। थैंक यू।